नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन। वक्त हो गया है 24 घंटे 24 रिपोर्टर का। पिछले 24 घंटे में देश दुनिया की हर बड़ी खबर को लेकर हाजिर हैं हमारे फील्ड रिपोर्टर। लेकिन पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। देश भर के अस्पतालों में डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ा ऐलान किया, बताएंगे निपुण सहगल। कोलकाता रेप और मर्डर केस पर अपना गुस्सा जताने के लिए सौरव गांगुली क्या करने वाले हैं, रविकांत से जानेंगे। सीधी भर्ती के मामले में केंद्र सरकार को यूटर्न क्यों लेना पड़ा, पूरी खबर नीरज पांडे बताएंगे। स्कूल में 2 बच्चियों के यौन उत्पीड़न पर कैसे फूटा ठाणे में लोगों का गुस्सा, सूरज ओझा की ग्राउंड रिपोर्ट से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर। कोटे में कोटा और क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कल SC/ST संगठनों का भारत बंद। बीएसपी ने किया भारत बंद का समर्थन। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में राज्यों को कोटा के भीतर कोटा बनाने का अधिकार दिया था। कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकारें SC/ST आरक्षण में सब कैटेगरी बना सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत अनुसूचित जातियों पर भी उसी तरह लागू होता है जैसे या OBC पर लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने भारत बंद का आह्वान किया है। इस बंद का बीएसपी ने समर्थन किया है। आकाश आनंद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट लिख करके बंद का समर्थन किया है। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का कहना है कि क्रीमी लेयर का प्रावधान लागू हुआ तो इससे SC/ST समाज का नुकसान होगा। समाज में अभी भी इस बात को लेकर चिंता है। हम लोग भी समाज का पूरी तरीके से इसमें समर्थन करते हैं। कल हम लोग की भी पार्टी इसमें रहेगी। हम इसका समर्थन करते हैं और भारत सरकार की नीति है उसका विरोध करते हैं। भारत बंद के दौरान किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए प्रशासन को चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कई नाम चौंकाने वाले हैं। 3 नाम ऐसे हैं जिन्होंने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की। पहला नाम किरण चौधरी का है, जिन्हें हरियाणा से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं रवनीत सिंह बिट्टू को राजस्थान से कैंडिडेट बनाया गया है। हाल ही में बीजेडी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई ममता मोहंता उड़ीसा से उम्मीदवार होंगी। कुल 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। असम से मिशन रंजन दास और रामेश्वर तेली कैंडिडेट होंगे। बिहार से मनन कुमार मिश्र, हरियाणा से किरण चौधरी, मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन, महाराष्ट्र से धैर्यशील पाटिल, ओडिशा से ममता मोहंता, राजस्थान से रवनीत सिंह बिट्टू और त्रिपुरा से राजीव भट्टाचार्य उम्मीदवार होंगे। जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह बिट्टू केंद्रीय मंत्री हैं। वहीं कांग्रेस की दिग्गज नेता रही किरण चौधरी ने जून में बीजेपी ज्वाइन की थी। किरण चौधरी भिवानी के तोशाम से विधायक थीं। कल ही विधायकी से इस्तीफा दिया। राज्यसभा में बीजेपी के पास 86 सीटें हैं। एनडीए के सभी दलों को मिलाकर 101 सीटें हैं। राज्यसभा की 12 सीटों के लिए 3 सितंबर को चुनाव होना है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेसियों के मन में लड्डू फूटने लगे हैं। सांसद कुमारी शैलजा विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं, तो वहीं विधायक चिरंजीव राव डिप्टी CM बनना चाहते हैं। बारिश भी होती रही, फिर भी लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा की संदेश यात्रा निकलती रही। शैलजा की ये यात्रा पूरे करनाल में घूमी। जब पूछा गया कि क्या वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगी, तो सुनिए उनका जवाब क्या था। मेरी इच्छा मेरी जगह है। फाइनल फैसला हाईकमान का होता है, चाहे लोकसभा का था और चाहे अब विधानसभा का होगा। तो कुमारी शैलजा ने विधानसभा चुनाव लड़ने की अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। लेकिन कांग्रेस के विधायक चिरंजीवी राव तो 2 कदम आगे निकल गए। उन्होंने तो अभी से डिप्टी CM बनने की मांग रख दी है। लोगों की एक आवाज है कि दक्षिण हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ से किसी व्यक्ति को आगे आना चाहिए ताकि इस इलाके के काम हो सके। कांग्रेस हरियाणा में पिछले 10 सालों से सत्ता से बाहर है, लेकिन लोकसभा चुनाव में पार्टी की परफॉर्मेंस के बाद पार्टी नेताओं को सत्ता में वापसी की महक आने लगी है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू। पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी। इंडिया गठबंधन में दरार। पहले चरण के मतदान के लिए 27 अगस्त तक नामांकन होगा। 28 अगस्त को पर्चों की जांच होगी। 30 अगस्त तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। पहले चरण में 24 सीटों पर मतदान होगा। इसमें से 16 सीट कश्मीर और 8 सीट जम्मू इलाके में है।
नामांकन शुरू होने के साथ ही दिग्गजों का चुनावी दौरा भी शुरू हो गया है। 21 और 22 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी जम्मू और श्रीनगर का दौरा करेंगे। खड़गे और राहुल जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन खतरे में पड़ गया है। गठबंधन को लेकर पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच बातचीत हो रही है, लेकिन कश्मीर में सीटों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में बात नहीं बन रही है। कश्मीर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दावेदारी जता रहे हैं। कांग्रेस भी कश्मीर में अपने लिए सीट मांग रही है। कांग्रेस का तर्क है कि लोकसभा चुनाव में महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की हार से साफ हो गया है कि दोनों पार्टियों का जनाधार घटा है। बातचीत शुरू हुई है, आज भी बातचीत होगी। अगर पक जाता है तो ज्यादा अच्छी बात। कांग्रेस कोशिश कर रही है कि सीट शेयरिंग को लेकर बात बन जाए, लेकिन अब्दुल्ला परिवार और महबूबा मुफ्ती के रुख से संकट सुलझता नहीं दिख रहा है। राहुल गांधी के दौरे से गर्मा गया रायबरेली में दलित युवक की हत्या का मामला। राहुल ने आरोप लगाया कि पुलिस मास्टरमाइंड को बचा रही है। राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे तो सबसे पहले नसीराबाद के उस सिसना गांव में गए जहां 11 अगस्त को एक दलित अर्जुन पासी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राहुल गांधी ने मृतक के परिवारजनों से बातचीत की, उन्हें ढांढस बंधाया। ये सारे के सारे लोग जो यहाँ हैं न्याय मांग रहे हैं। दलित युवा को जान से मारा गया है। अर्जुन पासी नाई का काम करते थे। कुछ लोग उनके पास आकर बाल कटवाते थे, लेकिन पैसे नहीं देते थे। एक दिन पैसे मांग लिए तो उसे गोली मार दी गई। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि एसपी इस वारदात के मास्टरमाइंड को बचा रहे हैं। जो मास्टरमाइंड है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एसपी यहाँ के मास्टरमाइंड पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं। इस हत्याकांड में 7 नामजद आरोपी हैं, जिनमें से 6 को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी विशाल सिंह को अभी तक पुलिस ने नहीं पकड़ा है। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में कल से शुरू होगी सीट शेयरिंग पर चर्चा। चुनाव से पहले कांग्रेस के 2 और विधायक हुए बागी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले ही महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारों पर चर्चा शुरू हो गई है। कल महाविकास अघाड़ी की समन्वय समिति की पहली बैठक होगी। मुंबई में होने वाली बैठक में कांग्रेस से नाना पटोले, बाला साहेब थोरात, एनसीपी शरद चंद्र पवार के मुखिया शरद पवार, जयंत पाटिल और अनिल देशमुख शामिल होंगे। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना से संजय राउत और अनिल परब भी शामिल होंगे। बैठक से पहले महाविकास अघाड़ी के नेता महायुति पर निशाना साध रहे हैं। देखिए, महायुति नाम की जो खिचड़ी पक गई है महाराष्ट्र में, वो पूरी खिचड़ी अगर आप देखेंगे तो किसी से कोई मेल नहीं। खिचड़ी पकाने की कोशिश जरूर हो गई। इसी बीच आज कांग्रेस के 2 विधायक जिशान सिद्दीकी और हीरामन खोसकर डिप्टी सीएम अजित पवार से मिलने पहुंचे। जिशान सोमवार को अजित पवार के मंच पर नजर आए थे। कांग्रेस पार्टी तो मेरी मतदार संघ में आती है और मुझे नहीं बुलाती है, तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सीट शेयरिंग के बीच कांग्रेस के अंदर उम्मीदवारों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। मधुसूदन मिस्त्री की अगुवाई में महाराष्ट्र में स्क्रीनिंग कमेटी 27, 28, 29 को मुंबई का दौरा करेगी। सीज़फायर की अटकलों के बीच ईरान ने इजराइल को दी नई धमकी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड से कहा, इजराइल को ऐसी सजा देंगे जो किसी ने सोची नहीं होगी। लगता है ईरान के सुप्रीम कमांडर की धमकियों पर ईरान की सेना अमल करने वाली है। वॉर जोन को सुलगाने वाले नए वीडियो जारी करने के बीच कहा जा रहा है कि इजराइल से जंग टाली नहीं गई है। कुछ दिन पहले ही आयतुल्लाह खमेनी ने कहा है कि अगर किसी ने भी इजराइल से जंग रोकने की कोशिश की तो उसे खुदा का कहर झेलना होगा। अब ईरान आर्म्ड फोर्स की टॉप यूनिट ने भी इस बयान को सपोर्ट किया है। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब ईरान और रूस के बीच दोस्ती का एग्रीमेंट तैयार हो चुका है। ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स को लेकर एक से बढ़कर एक वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। तबाही का ट्रिगर ऑन होने को लेकर ईरान के विदेश मंत्रालय ने संकेत पहले ही दे दिए थे। कहा, सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। हमने दोस्तों से कहा है कि हम तनाव नहीं चाहते हैं और सीज़फायर का सपोर्ट कर रहे हैं। आक्रमण करने वालों को सही वक्त पर सजा देंगे। हालांकि एक रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि ईरान को वीक एयरली डिफेंस सिस्टम और गैर भरोसेमंद साथियों के सहारे जंग में नहीं उतरना चाहिए। वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की आहट के बीच सीरिया ने ईरान को संदेश दिया है कि वो लंबे युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता।
अवीव पर रॉकेट हमले का इजराइल ने लिया बदला। लेबनान में हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को बनाया निशाना। अब इजराइल का दावा है कि हमले में पूरी यूनिट को बर्बाद कर दिया गया है। रात के सन्नाटे में साउथ लेबनान की जमीन शोले उलगने लगी। इजरायली एयरफोर्स ने इस बार हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑल आउट अटैक का पहला ट्रेलर जारी किया। इजरायली सेना ने बताया कि साउथ लेबनान के बेक्का इलाके में हिजबुल्लाह के बारूदी जखीरे को पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया है। इजराइल के मुताबिक इस इलाके में हिजबुल्लाह के हथियार रखने वाले डिपो मौजूद थे। बेक्का के साथ बालबेक और देयर कानून इलाके में भी आसमान से अंगारे बरसाए। इजराइल का कहना है कि इस हमले में हिजबुल्लाह की रॉकेट और मिसाइल यूनिट का कमांडर हुसैन अली हुसैन भी मारा गया। जंग का दायरा साउथ लेबनान के बाद और उत्तर पूर्वी लेबनान तक पहुंच चुका है। इसके साथ साथ ताइबे एरिया में टेररिस्ट सेल को भी डीएक्टिवेट करने की बात कही गई। हालांकि हिजबुल्लाह भी इजराइल के खिलाफ लगातार हमले कर रहा है। वहीं हिजबुल्लाह का कहना है कि उसके पास मौजूद मिसाइल और ड्रोन की मारक क्षमता इतनी है कि अगर तनाव बड़े पैमाने पर युद्ध में बदलता है तो वो इजराइल के उत्तरी क्षेत्रों में तकरीबन 150 अरब डॉलर की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ दिन पहले ही हिजबुल्लाह ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का वीडियो जारी किया था। हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया था कि इजराइल के टारगेट उसकी इमाद 4 मिसाइल के रेंज में है। प्रोपेगेंडा वॉर का सिस्टम मिडिल ईस्ट में भी एक्टिवेट हो गया है। सीजफायर की बातचीत के इतर हमास ने इजराइल के खिलाफ नए वीडियो जारी किए। जिस वक्त अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच गाजा में सीजफायर पर बात हो रही थी, तब सोशल मीडिया पर जंग भड़काने वाला नया वीडियो सर्कुलेट हुआ। दावा किया गया कि इजराइल को लेकर अब वो कदम पीछे नहीं खींचेगा। सीजफायर की कोशिशों को दूसरा झटका तब लगा जब इजराइल की सेना ने गाजा में 6 बंधकों के शव बरामद किए। इसके बाद हमास के खिलाफ नए सिरे से हमले शुरू कर दिए। इजराइल ने बताया कि इस बार हमास के कमांड और कंट्रोल सेंटर को टारगेट किया। इजराइल ने आरोप लगाया कि मुस्तफा काफ्त स्कूल की आड़ में कमांड सेंटर बना हुआ था। दूसरी तरफ हूती विद्रोहियों की तरफ से नया वीडियो जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि किसी भी वक्त दुश्मन पर हमला किया जा सकता है। इस पर इजराइल का जवाब था कि हमारी सेना हमास और उसके साथियों के सफाई तक ऑपरेशन जारी रखेगी। इन सब के बीच अमेरिका ने ऐलान किया था हमास और इजराइल के बीच सीजफायर का पहला चरण कामयाब रहा। इजराइल शर्तों को मान रहा है, लेकिन हमास ने ये कहकर सीजफायर ठुकराया कि नई डील पुरानी शर्तों के मुताबिक नहीं है। इजराइल वॉर पर एक चौंकाने वाला खुलासा भी सामने आया है। इजराइल के खिलाफ हमास और लश्कर तैयबा ने हाथ मिला लिया है और इसे लेकर दोहा में दोनों ही लीडर्स ने एक मुलाकात भी की है। क्या गाजा की खूनी जंग के बीच मिलने लगे हैं महायुद्ध के संकेत? अमेरिका ने कहा हर कीमत पर करेंगे इजराइल की रक्षा। ये बदहवासी, ये चीख, ये चित्कार गाजा की नियति बन चुकी है। हमास और इजराइल की जंग का सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ रहने वाले लोगों को हो रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब कफन में लिपटे शवों की तस्वीर सामने नहीं आती। अब तो शव दफनाने के लिए जमीन भी कम पड़ने लगी है। आज खबर ये आई है कि जब मध्यस्थता को लेकर बातचीत जारी थी तब सेंट्रल गाजा में बारूदी हमला हुआ, बच्चों समेत कई लोगों की मौत हो गई। मौत का आंकड़ा रोजाना बढ़ रहा है। गाजा की तरफ से कहा जाता है कि इजराइल ने 10 महीने में 40,000 से ज्यादा लाशें बिछा दी। इनमें 17,000 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। दूसरी तरफ इजराइल का कहना है कि हमास के 17,000 से ज्यादा आतंकवादी मार गिराए गए। इन आंकड़ों के बीच अमेरिका का कहना है कि अगर अब भी कत्लेआम नहीं रुका तो फिर तीसरा विश्व युद्ध रोकना मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका ने कहा ऐसे वक्त में इजराइल की हिफाजत करेंगे। The first is to reaffirm the commitment of the United States to Israel's security. When Israel was attacked directly by Iran back in April, we have deployed additional assets to the region. We are fully prepared to defend Israel. इधर हमास की तरफ से इजराइल पर रॉकेट अटैक का वीडियो जारी हुआ, जिसके बाद इजराइल ने भी अपने सेना के ऑपरेशन की तस्वीरें जारी कर दी। हमास चीफ की हत्या के बाद से पूरे इलाके में तनाव बढ़ा हुआ है। अमेरिका चाहता है कि हिजबुल्लाह और हमास को इजराइल पर हमला करने से रोका जाए, लेकिन दोनों ही संगठन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। रूस यूक्रेन वॉर के बीच एटमी हमले का खौफ बढ़ा। रूस के मिलिट्री एक्सपर्ट ने कहा कि अब न्यूयॉर्क और लंदन पर परमाणु हमले का वक्त आ चुका है। क्या कुर्स में यूक्रेन की घुसपैठ का जवाब अमेरिका से लिया जाएगा? क्या ब्रिटेन पर रूस सुपरसोनिक मिसाइल से हमला करेगा? सवाल इसलिए क्योंकि अब मॉस्को में अटैक के इन ऑप्शन पर बहस शुरू हो चुकी है। रूस के मिलिट्री वॉर एक्सपर्ट्स स्टानिस्लाव क्रापिवनिक ने डिबेट में कहा कि अब रूस को वेस्टर्न वर्ल्ड के खिलाफ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर देनी चाहिए।
इस जंग का दायरा अब बढ़ चुका है और इसके जवाब में अब अमेरिकी शहर को दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहिए या फिर लंदन पर हमला कर देना चाहिए। दरअसल यूक्रेन इस वक्त कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट की ओर बढ़ रहा है। रूस ने अंदेशा जताया है कि अगर वो न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा कर लेता है तो फिर रूस बेलारूस तक तबाही होगी। जंग का दायरा इसलिए भी बढ़ रहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन यूक्रेन को लगातार हथियार सप्लाई कर रहे हैं। कल ही ब्रिटेन ने भी नए हथियार देने का वादा किया है। पुतिन के करीबी व्लादिमीर सोलोयोव और रूसी सांसद आंद्रे गुरुल्योव ने भी कुर्स्क का बदला लेने के लिए यूक्रेन के खिलाफ जंग को जायज ठहराया। कहा कि अब जर्मनी को भी निशाने पर लेना चाहिए। 2022 के बाद से अमेरिका ने यूरोप में अपने न्यूक्लियर बम की तैनाती बढ़ा दी है। ब्रिटेन ने भी पुराने बंकर्स को एक्टिवेट कर दिया है। अगर बात आगे बढ़ी तो विनाश का दायरा भी बढ़ेगा। डेनेस्क के बाद अब रूस ने कुर्स्क में झोंकी पूरी ताकत। आसपास के इलाकों से जवानों को कुर्स्क की तरफ भेजा। रूस का दावा धीरे धीरे अपना इलाका वापस ले रहे हैं। कुर्स्क में दोबारा अपना झंडा लगाने के लिए रूस के नाइट हंटर यानी हेलीकॉप्टर उड़ान भरने लगे और देखते ही देखते यूक्रेन की तरफ टारगेट करते हुए बारूदी बौछार कर दी। गाइडेड एंटी टैंक मिसाइलों ने हमले को अंजाम दिया और इसके बाद बर्बाद हुए टैंक्स इस तरह नजर आए। रूस का दावा है कि यूक्रेन को पीछे धकेलना शुरू कर दिया है। इसी दौरान रॉकेट लॉन्चर के अटैक की तस्वीरें भी जारी की गई। पुतिन आर्मी का मिशन क्लियर है। यूक्रेन जितना आक्रामक रवैया अख्तियार करेगा, रूस उसी के हिसाब से काउंटर अटैक करेगा। ड्रोन अटैक के साथ साथ इस इलाके में विखिल मिसाइल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां यूक्रेन की मैन पावर और बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद हैं। कुर्स्क का कुरुक्षेत्र रूस के लिए नाक की लड़ाई बन चुका है। रूस की ब्लैक सी मैरिन ब्रिगेड ने बताया कि दुश्मनों को इस हमले की उम्मीद नहीं थी। पहले रॉकेट अटैक को नाकाम किया, बाद में उनके पूरे चक्रव्यूह को तोड़ दिया। रूस लगातार कुर्स्क में सैनिक एक्शन के एग्रेसिव वीडियो जारी कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन का कहना है कि पुतिन के 3000 जवान कुर्स्क में कई महीनों तक फंसे रह सकते हैं। दावा है कि ये सैनिक सैम नदी के पास यूक्रेन आर्मी के निशाने पर है। रूस से विनाशकारी जंग के बीच यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया जर्मनी। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा है कि बर्लिन की तरफ से सप्लाई जारी रहेगी और अरबों डॉलर का लोन भी मिलेगा। एक एक इंच जमीन के लिए वार और पलटवार किस लेवल पर पहुंच गया है, वीडियो से समझा जा सकता है। यूक्रेन की 95th ब्रिगेड ने कुर्स्क के अंदरूनी हिस्सों में बनी रूसी चौकी और एम्यूनेशन डिपो को बर्बाद कर दिया, ऐसा दावा किया गया। यूक्रेन की सेना ने कुर्स्क में 1200 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा के रूसी इलाके पर कब्जा जमा लिया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 8 महीने में जितनी जमीन रूस ने हथियाई, उतना रूसी इलाका यूक्रेन ने 15 दिन में ही कैप्चर कर लिया। मिलिट्री एनालिस्ट का कहना है कि रूस की सिचुएशन एडवांटेज वाली पोजीशन में नहीं है। सोमवार को जब ये खबर आई कि रूस ने पोक्रोस में न्यूयॉर्क इलाके को कब्जे में कर लिया है, तो उसी वक्त ये इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर दी गई कि यूक्रेन की सेना ने रूस के 90 से ज्यादा सेटलमेंट्स पर कब्जा जमा लिया। सोशल मीडिया पर एक और नक्शा सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 6 अगस्त के बाद 15 दिनों के अंदर यूक्रेन की सेना ने कैसे रूस की जमीन पर कब्जा किया और इस वक्त वो किन इलाकों की तरफ बढ़ रही है। दूसरी तरफ जेलेंस्की ने कुर्स्क में आर्मी की चढ़ाई को डिफेंड किया। ये भी कहा कि हमें साथी मुल्कों से लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार मिल जाते तो फिर रूस में घुसने की नौबत ही नहीं पड़ती। जेलेंस्की के बयान पे बेलारूस के राष्ट्रपति का रिएक्शन आया। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि धीरे धीरे यूक्रेन के लोगों को यह एहसास हो जाएगा कि वो गलत हैं और वो कुछ दिनों बाद रूस और बेलारूस के साथ खड़े होंगे। चीन और ताइवान के बीच एक बार फिर से सैन्य तनाव बढ़ गया है। चीन की तरफ से सैन्य हलचल बढ़ने के बाद ताइवान ने कुछ मिसाइलें लॉन्च कर दी हैं। ताइवान की सेना ने इस लाइव फायर ड्रिल में कई एंटी एयर मिसाइलें लॉन्च की। साउथ ताइवान इलाके में यह ड्रिल की गई। ताइवान ने स्वदेशी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल स्काईबो 3 के साथ साथ अमेरिका में बनी पैट्रियट पैक 2 भी लॉन्च की है। लेकिन सबसे अहम है स्काईबो 3, जो कि ताइवान के एयर डिफेंस सिस्टम का एक प्रमुख घटक है। दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि पैट्रियट PAC-2 दुश्मन के विमानों और क्रूज मिसाइलों सहित हवाई खतरों का मुकाबला करने में सक्षम है। दरअसल हाल के सालों में चीन की सेना यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने ताइवान के इर्द गिर्द वॉरशिप की संख्या बढ़ा दी है। इसी के जवाब में ताइवान की मिसाइलें दागने की कार्रवाई मानी जा रही है। पाकिस्तान दुनिया के सामने फिर से एक बार तमाशा बनने जा रहा है। इस्लामाबाद की संसद में बिल्लियां तैनात करने जा रहा है। वजह बेहद दिलचस्प है। असल में पाकिस्तान की संसद के अंदर बड़ी तादाद में चूहे आ गए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी सांसद परेशान हैं।
चूहे फाइल सफाचट करने के साथ ही कई सांसदों को काट भी चुके हैं। लिहाजा चूहों से निपटने के लिए अब बिल्लियों को तैनात किया जा रहा है। बिल्लियों की तैनाती के साथ ही खास किस्म की चूहेदानी भी लगाई जाएगी ताकि चूहे संवेदनशील इलाके में न घुस पाएं। इसके लिए बाकायदा 12 लाख रुपए का बजट तय किया गया है। ये हालात तब हैं जब जिन्ना का मुल्क पाई पाई का मोहताज हो चुका है। पार्लियामेंट से चूहों को खत्म करने का टास्क CDA को सौंपा गया है। सराय का कहना है चूहे कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट और सेनेट सेक्रेटेरिएट के कई दफातर में फाइलें कुतर चुके हैं। पाकिस्तान में चूहे ही नहीं बढ़े हैं, एक साल के दौरान ही गधों की संख्या भी 1 लाख बढ़ी है। 2022 में पाकिस्तान में गधों की संख्या 58 लाख थी। 2023 में 1.72% बढ़कर 59 लाख हो गए हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकियों के साथ ही गधों का एक्सपोर्ट भी करता है। खास तौर से पाकिस्तान से सबसे ज्यादा गधे चीन भेजे जाते हैं। चीन में गधे के मांस से लेकर दूध चमड़ी तक की बड़ी मांग है। पाकिस्तान हर साल चीन को 5 लाख गधे बेचता है और पाकिस्तान में 80 लाख से ज्यादा लोग इसी कारोबार पर निर्भर हैं। जर्मनी में म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान बड़ा हादसा हो गया। फेरिस व्हील में आग लगने से कई लोग इसकी चपेट में आ गए। 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। जर्मनी में लिप्जिग शहर में म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा था। 30,000 से ज्यादा लोग संगीत का लुत्फ उठा रहे थे। इसी दौरान फेरिस व्हील में आग लग गई। बड़े झूले में 2 दर्जन से ज्यादा कंपार्टमेंट्स थे। कंपार्टमेंट्स के बीच दूरी कम होने की वजह से एक के बाद दूसरे कंपार्टमेंट में आग पकड़ ली, जिसके बाद हड़कंप मच गया। डरे सहमे लोग अपनों को बचाने के लिए मदद की गुहार लगाते रहे। आनन फानन में कई लोगों ने झूले से कूदकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि इस घटना में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। आग लगने के तुरंत बाद फेरिस व्हील को रोक दिया जाता है ताकि आग और ना फैले। 9 बजे के करीब पुलिस को खबर दी गई। बताया गया कि हाईफील्ड फेस्टिवल के गंडोला में आग लग गई। आग पर काबू पाया गया, कुछ लोग जख्मी हुए। जर्मनी में हर साल होने वाले इस म्यूजिक फेस्टिवल का नाम हाईफील्ड फेस्टिवल है। इसे इंडी रॉक म्यूजिक फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। हाईफील्ड फेस्टिवल के आयोजन का ये 15वां साल है। पहली बार कोई हादसा हुआ है। आग लगने के बावजूद आयोजकों का कहना है कि फेस्टिवल जारी रहेगा। लद्दाख में फिर घुसपैठ हुई है, लेकिन इस बार चीनी सैनिक नहीं बल्कि चीन की लद्दाख गायें भारतीय सरहद में दाखिल हुई हैं। याक गायों का ये वही झुंड है जो भटकते हुए भारतीय सीमा में दाखिल हो गया। तस्वीरें लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के पूर्व कार्यकारी पार्षद कोनचोंग स्टैंजिन ने सोशल मीडिया में पोस्ट की। दावा किया कि ये सभी चाइनीज याक हैं जो भटकते हुए भारतीय इलाके में दाखिल हो गई। 40 गायों का झुंड जोमोलिंग डेमचोंग इलाके में देखा गया। फिलहाल ये याक स्थानीय गांव वालों के पास हैं। लद्दाख में याक की अहमियत बहुत है। ये मुख्य रूप से तिब्बत और सेंट्रल एशिया में पाए जाते हैं। ये न केवल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाला जानवर है, बल्कि लद्दाख के लोगों के लिए बेहद मददगार भी है। 2020 में भी चाइनीज याक भारतीय इलाके में घुस गए थे, जिन्हें वापस लौटा दिया गया था, जबकि चीन की तरफ से ऐसा नहीं किया जाता है। लद्दाख के लोगों ने सरकार से एक दूसरे के इलाके में पहुंच जाने वाले जानवरों को सुरक्षित वापसी का सिस्टम बनाने की मांग की है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है, जहां पर आम हालात में भी पशुओं के लिए चारा ढूंढना बेहद मुश्किल होता है। यही वजह है कि कई बार चारे की तलाश में जानवर सरहद पार कर जाते हैं। बेंगलोर से एक हैरान और परेशान करने वाला रोड रेस का मामला सामने आया है। जरा सी बात पर बाइक और कार सवार में भिड़ंत हो गई। हमले में एक बच्चा जख्मी भी हो गया। डरा देने वाली ये तस्वीरें बेंगलोर के सरजापुर इलाके की हैं। कार में एक परिवार जा रहा था। इसी दौरान एक शख्स ने हमला कर दिया। कार सवार चीखता रहा कि कार में बच्चा है। बावजूद इसके गुस्साया शख्स नहीं माना। कार सवार ने जब कार आगे बढ़ाने की कोशिश की तो शख्स इसके आगे आ गया। बोनट पर जोर जोर से मुक्के मारे और फिर वाइपर तोड़कर फ्रंट शीशे पर पटक दिया। कार का शीशा चटकने से 7 महीने का मासूम घायल हो गया। इस दौरान एक शख्स हमलावर को रोकने की कोशिश करता है। भीड़ भी जमा हो जाती है। पुलिस को फोन किया जाता है। बताया जा रहा है कि हमला करने वाला बाइकर बिना इंडिकेटर दिए लेफ्ट टर्न लेने से गुस्साया हुआ था। पुलिस ने हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बेंगलोर में
बढ़ती रोड रेज की घटनाओं से देश के आईटी सिटी के रूप में जाने जाने वाले शहर की इमेज पर सवाल भी उठ रहे हैं। मुंबई के पास ठाणे से रोड रेस का बेहद खौफनाक मामला सामने आया है। कार सवार कई गाड़ियों को टक्कर मारता है। वीडियो हैरान और परेशान करने वाला है। एसयूवी चालक ने पहले कार को टक्कर मारी, फिर शख्स को कार से धक्का देकर गिराने के बाद 50 मीटर तक घसीटा। दो बार कार चढ़ाई, फिर कार बैक कर वापस लौटा और सामने से दूसरी कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें महिलाएं और बच्चे सवार थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार ने पीछे लुढ़कते हुए कई बाइक सवारों को भी चपेट में ले लिया। एसयूवी सवार ने जब भागने की कोशिश की तो बुजुर्ग शख्स और एक महिला ने उसे पकड़ लिया। घटना का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें एक बच्चा सड़क पर गिरा हुआ है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि बच्चा एसयूवी सवार का हो सकता है, क्योंकि टक्कर मारने के बाद शख्स बच्चे को उठाता है और मौके से चला जाता है। करीब 1 मिनट 54 सेकंड का ये वीडियो मुंबई के करीब अंबरनाथ का है। वीडियो सामने आने के बाद अंबरनाथ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। ठाणे के बदलापुर में स्कूल में 2 बच्चियों के यौन उत्पीड़न पर बड़ा बवाल। लोगों का फूटा गुस्सा, रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन, पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प। रेलवे ट्रैक पर हजारों की भीड़, पुलिस पर पथराव, प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस, लाठीचार्ज, स्कूल में तोड़फोड़। मुंबई से सटे ठाणे के बदलापुर में आज दिन भर बवाल होता रहा। स्कूल में 2 बच्चियों के यौन उत्पीड़न से नाराज लोगों ने दिन भर हंगामा किया। सुबह सैकड़ों की संख्या में गुस्साए लोग रेलवे ट्रैक पर आ डटे। इससे रेलवे ट्रैफिक पर असर पड़ा। दोपहर होते होते प्रदर्शन उग्र हो गया। रेल ट्रैक पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प हो गई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो नाराज प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया। पथराव में कई पुलिस वाले घायल हो गए। बाद में पुलिस कमिश्नर और डीएम रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन कर रहे लोगों से बातचीत करने पहुंचे। दूसरी तरफ सैकड़ों की तादाद में नाराज लोग स्कूल के बाहर जमा हो गए। नाराज लोगों ने स्कूल में तोड़फोड़ की। आरोप है कि स्कूल के सफाई कर्मचारी ने 4 साल की 2 छोटी बच्चियों का यौन उत्पीड़न किया। घटना 12-13 अगस्त की है। पीड़ित बच्चियों ने परिवार को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद हंगामा हुआ। हंगामे के बीच स्कूल की प्रिंसिपल समेत 4 लोगों को सस्पेंड किया गया है। लोकल थाने की पुलिस इंस्पेक्टर को भी ट्रांसफर किया गया। बदलापुर रेल ट्रैक खाली करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज, फिर प्रदर्शनकारियों ने भी किया पथराव। बदलापुर में रेल ट्रैक पर जमे प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए जब बातचीत से बात नहीं बन पाई तब पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ट्रैक पर हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी डटे हुए थे। इससे रेल सर्विस पर असर पड़ रहा था। पुलिस के लाठीचार्ज से भगदड़ मच गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव भी किया। पथराव में कई पुलिस वाले घायल हो गए। लवकर या ट्रेन सुरू होण्यासाठी इथला जो काही आहे मोहनाकडून ट्रॅक क्लिअर केलेला आहे आणि हा ट्रॅक क्लिअर झाला ही माहिती आता। बदलापुर में बच्चों के यौन उत्पीड़न का मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा। हाईकोर्ट की निगरानी में मामले की एसआईटी जांच करने की मांग की गई, लेकिन जस्टिस भारती डांगरे की एकल पीठ ने सुनवाई करने में असमर्थता जताई और याचिका करते के वकील को उचित पीठ के सामने याचिका दायर करने के निर्देश दिया। बदलापुर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। प्रदर्शनकारियों की नाराजगी देखते हुए प्रशासन यहाँ पे चौकस है। बदलापुर में बवाल के बाद एक्शन में महाराष्ट्र सरकार, जांच के लिए एसआईटी बनाई, विपक्ष ने उठाए सवाल। बदलापुर में लोगों की नाराजगी और गुस्से को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार एक्शन में आई। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने घटना की जांच के लिए एसआईटी बनाने का आदेश दिया। स्पेशल आईजी आरती सिंह की अध्यक्षता में एसआईटी बनाई गई है। स्कूल को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने का ऐलान हुआ है। राज्य सरकार ने इस मामले में एक एसआईटी का निर्माण किया है। हमारा ये प्रयास है कि इस मामले की तुरंत जांच होकर और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको हम चलाने की कोशिश करेंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस लेके जाएंगे, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर देंगे और कड़ी से कड़ी सजा उसको देंगे। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि पीड़ित बच्चियों के परिवार वालों को 12 घंटे थाने में बिठाया गया। विजय वडेट्टीवार ने पुलिस आयुक्त से बात कर महिला पुलिस अधिकारी को सस्पेंड करने की मांग की। वहीं सूबे के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। बाजूला आपण लाडकी बहीण म्हणत असताना, योजना आणत असताना या बहिणीच नव्हे तर त्यांच्या छोट्या छोट्या मुली सुद्धा आपल्या राज्यात असुरक्षित आहेत।
देशात कुठेही अशी घटना घडता कामा नये। आदित्य ठाकरे ने आरोपियों को आतंकवादियों जैसी सजा देने की मांग की तो एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि जांच के लिए एसआईटी बना दी गई है, आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। ममता सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी एबीवीपी। बीजेपी ने कहा ममता बनर्जी इस्तीफा दें। टीएमसी ने पीड़िता परिवार के साथ राज्यपाल के कॉल वाली वीडियो पर उठाए सवाल। ट्रेनी डॉक्टर रेप और मर्डर केस में इंसाफ की मांग को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। एबीवीपी ने आज स्वास्थ्य भवन चलो मार्च का आह्वान किया था। एबीवीपी के कार्यकर्ता साल्ट लेक इलाके में सिटी सेंटर से स्वास्थ्य भवन तक मार्च के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोका। पुलिस से एबीवीपी कार्यकर्ताओं की झड़प हो गई। इसी बीच कोलकाता हाईकोर्ट ने बीजेपी को 21 अगस्त से 5 दिन श्याम बाजार मेट्रो स्टेशन के सामने धरना प्रदर्शन की इजाजत दे दी। बलात्कारियों को बचाने का काम करती, इस्तीफा देना चाहिए। इन पर भी केस चलानी चाहिए क्योंकि ये संरक्षण दे रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता भी आरजी मेडिकल कॉलेज में हुई घटना के खिलाफ प्रदर्शन करने उतरे। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका तो उनकी पुलिस से झड़प हो गई। प्रोटेस्ट कर रहे प्रदर्शनकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये अपराधी को बचाने की कोशिश करते हैं, बल्कि ये सत्ता के खिलाफ कोई आलोचना ना हो, लोगों को डराने के लिए सोशल मीडिया के खिलाफ ये आक्रामक रूख अपना रहे हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली पत्नी डोना गांगुली के साथ कल प्रदर्शन में शामिल होंगे। गांगुली ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना के विरोध में एक्स पर अपने प्रोफाइल की डीपी को बदलकर ब्लैक कर दिया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने आज पीड़िता के परिवार से बात की। राज्यपाल ने डॉक्टर बेटी के माता-पिता से हालचाल पूछा। परिवार ने राज्यपाल से कहा कि उन्हें अभी तक एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है। राज्यपाल ने इस पर कार्यवाही की बात कही है। राज्यपाल के पीड़ित परिवार के साथ फोन कॉल के वीडियो पर टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने सवाल उठाया है। डेरेक ने कहा कि राज्यपाल का वीडियो संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की गरिमा के खिलाफ है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स का धरना प्रदर्शन जारी है। कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप और मर्डर केस में सीबीआई की पूछताछ जारी। 5वें दिन भी डॉक्टर संदीप घोष से पूछताछ। सीबीआई ने 2 पुलिस वालों को भी तलब किया। लगातार 5वें दिन पूछताछ के लिए संदीप घोष सीबीआई के दफ्तर पहुंचे। सीबीआई की जांच में संदीप घोष अहम कड़ी बन गए हैं। सीबीआई संदीप घोष से जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर उन्होंने कत्ल को आत्महत्या क्यों बताया था, साथ ही पुलिस को सूचना देने में देर क्यों की थी। पिछले 4 दिनों में संदीप घोष से 53 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। सीबीआई ने आज कोलकाता पुलिस के एएसआई अरुण दत्त को भी पूछताछ के लिए बुलाया। सूत्रों के मुताबिक आरोपी संजय राय ने वारदात वाली रात अरुण दत्त को कई बार कॉल किया था। आरोपी संजय राय अरुण दत्त के बारेक में रहता था। सीबीआई की टीम ने कोलकाता पुलिस के टाला पुलिस स्टेशन अफसर इंचार्ज अभिजीत मंडल से भी पूछताछ की। इसी पुलिस स्टेशन में रेप और हत्या की एफआईआर दर्ज हुई थी। इसी बीच कोलकाता पुलिस संदीप घोष को नोटिस भेजने की तैयारी में है। संदीप घोष पर पीड़िता की पहचान बताने का आरोप है। सीबीआई की पूछताछ के बीच ममता सरकार ने डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ करप्शन का केस दर्ज कर जांच के लिए एसआईटी बनाई है। देश भर के अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई टास्क फोर्स। कोलकाता गैंग रेप पर 22 अगस्त तक सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले का खुद संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और एक नेशनल टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया। टास्क फोर्स देश भर के अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा पर स्टडी करके सुझाव देगी। इस टास्क फोर्स में 9 सदस्य होंगे। टास्क फोर्स सभी राज्यों से बात करेगी। टास्क फोर्स 3 हफ्ते में अंतरिम रिपोर्ट देगी। टास्क फोर्स 2 महीने में फाइनल रिपोर्ट देगी। कोलकाता रेप केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस पर कई सवाल उठाए। आरजीकर हॉस्पिटल में तोड़फोड़ को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है। चीफ जस्टिस ने सीबीआई से 22 अगस्त को स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है। आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा सीआईएसएफ के हवाले कर देने के भी निर्देश दिए गए हैं। चीफ जस्टिस ने देश भर के हड़ताली डॉक्टरों से काम पर वापस लौटने की अपील भी की है। सेफ्टी का वो सिर्फ आरजीकर अस्पताल का नहीं था, सभी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के भी था।
चीफ जस्टिस ने कोलकाता पुलिस को भी लताड़ लगाई, पूछा कि हजारों की भीड़ ने कैसे हॉस्पिटल में आकर तोड़फोड़ कर दी, जबकि क्राइम सीन की रक्षा करना पुलिस का कर्तव्य है। आरजी का रेप और हत्या के मामले में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स को अब धमकाने लगे हैं तृणमूल कांग्रेस के सांसद। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अरूप चक्रवर्ती ने कहा कि अगर डॉक्टरों के खिलाफ जनता प्रदर्शन करेगी तो वो हमसे सुरक्षा मांगने ना आए। আপনারা প্রতিবাদ করুন, কোনো আপত্তি নেই। গোবিন্দনগর মেডিকেল কলেজে বিনা চিকিৎসায় রোগীরা যদি মারা যেতে শুরু করে, যদি আপনারা চিকিৎসা না হন, আপনাদের বিরুদ্ধে জনরোষ তৈরি হবে। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के हत्या और रेप के मामले में ममता सरकार घिरने लगी तो अब धमकी वाली भाषा बोलने लगे हैं तृणमूल कांग्रेस के सांसद। बांकुड़ा के टीएमसी सांसद अरूप चक्रवर्ती अब खुले मन से डॉक्टरों को चेतावनी देने लगे हैं। बीजेपी कह रही है ममता सरकार अपराधियों को बचाने में लगी है। पूरी निर्लज्जता के साथ अपराधियों को संरक्षण और पोषण देने में तो लगी हुई है, परंतु इंडी गठबंधन का किरदार भी साफ हो गया। कोलकाता रेप केस में जो भी जिम्मेदार हो उस दोषी को सजा दिलाने के लिए पिछले 10 दिनों से लगातार जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर और अस्पतालों में हड़ताल हो रही है। हालांकि इसमें अब कई विपक्षी दल भी शामिल हो गए हैं। कोलकाता रेप मर्डर की तरह की खौफनाक वारदात पाकिस्तान में भी हुई। लाहौर के गंगाराम अस्पताल में 5 साल की बच्ची के यौन शोषण के बाद डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। ये हंगामा और नारेबाजी लाहौर के गंगाराम अस्पताल के बाहर हो रही है। लाहौर के गंगाराम अस्पताल में 5 साल की बच्ची के यौन शोषण का मामला सामने आने के बाद पाकिस्तान के डॉक्टर और नर्सों ने सुरक्षा की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। आज 5 साल की बच्ची के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, तो हर किसी को अपने लिए आवाज उठानी चाहिए। क्या ये कार्रवाई इनफ है उस जुर्म के लिए जो उस बच्ची के साथ हुआ? यौन शोषण का आरोप अस्पताल के सफाई कर्मचारी पर है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर और स्टाफ का आरोप है कि पुलिस से लेकर अस्पताल तक मामले को छिपाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, एक दरिंदा इंसान था, उसने रेप की कोशिश की, लेकिन मुझे जिस बात पे गुस्सा है जिन्होंने इस वाकया को छुपाने की कोशिश की। दिल्ली की तरह ही लाहौर में भी सर गंगाराम अस्पताल आजादी से पहले बना था। 550 बिस्तरों वाला यह अस्पताल लाहौर का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां हर रोज हजारों लोग इलाज के लिए आते हैं। पाकिस्तान के तानाशाह रहे ज़ियाउल हक ने गंगाराम अस्पताल का नाम बदलने की कोशिश की थी, लेकिन लोगों के जबरदस्त विरोध के चलते नाम बदला नहीं जा सका। 24 घंटे 24 रिपोर्टरों में अब एक नजर डालते हैं दुनिया के दूसरे हिस्सों की हलचलों पर। चीन में गेमी तूफान से तबाही जारी है। सेंट्रल चीन के हुन्नान प्रोविंस में 50 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लापता हो गए। इस बीच भारी बारिश की वजह से नॉर्थ ईस्ट चीन के लाओनिंग में टेलीकम्युनिकेशन लाइन को नुकसान पहुंचा है। बारिश में फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। कुछ इलाकों में 3 घंटे में 130 मिलीमीटर बारिश हो गई। इटली के सिसिली में ब्रिटेन के बिजनेसमैन का यॉट डूब गया। 184 फीट लंबे यॉट पर 22 लोग सवार थे। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा के 10 क्रू मेंबर और 12 पैसेंजर थे। एक की मौत हो गई। 6 लोग लापता बताए जा रहे हैं। खबर है कि अमेरिकी फाइनेंशियल फर्म मॉर्गन स्टेनली के चेयरमैन जोनाथन ब्लूमर भी लापता लोगों में शामिल हैं। यॉट का मलबा समुद्र में 50 मीटर के अंदर मिला। इमरान खान की बेगम बुशरा बीबी की जादुई शक्ति वाली थ्योरी पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक आईएसआई के पूर्व चीफ फैज हमीद बुशरा बीबी के माध्यम से इमरान खान के संपर्क में रहते थे। हमीद पहले बुशरा बीबी को जानकारी देते, बाद में बुशरा बीबी यही जानकारी इमरान खान से शेयर करती। जर्मनी की कार निर्माता कंपनी BMW ने अपनी 7,20,000 गाड़ियों को वापस मंगाया है। जानकारी के मुताबिक वाटर पंप के इलेक्ट्रिकल कनेक्टर में गड़बड़ी और आग लगने की आशंका के चलते मार्केट से गाड़ियां वापस बुलाई गई हैं। इनमें X1, X3 और X5 जैसे मॉडल शामिल हैं। इससे पहले खबर आई थी कि BMW ने चीन से भी अपनी गाड़ियां वापस मंगाई हैं। कोरोना का टीका बनाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट ने एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है। इंस्टीट्यूट के CEO अदार पूनावाला ने कहा कि लाखों लोगों की मदद के लिए वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। उम्मीद है 1 साल के अंदर अच्छी खबर मिलेगी। सीधी भर्ती मामले में बैकफुट पर आ गई है केंद्र सरकार। सरकार ने यूपीएससी से लेटरल एंट्री वाला विज्ञापन रद्द करने को कहा। 17 अगस्त को विज्ञापन निकला और 20 अगस्त को विज्ञापन रद्द करने की सिफारिश कर दी गई। इस तरह केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों में 45 पदों पर सीधी भर्ती के मामले में सरकार को 3 दिन में ही यू टर्न लेना पड़ा।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी की चेयरपर्सन को चिट्ठी लिखकर कहा है, चूंकि इन पदों को विशिष्ट और सिंगल कैडर पद माना गया है, इसलिए इन नियुक्तियों में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। प्रधानमंत्री का फोकस सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने, विशेषकर आरक्षण के प्रावधानों पर है, इसलिए इस पहलू की समीक्षा करते हुए इसमें सुधार किए जाने की जरूरत है। ये लिखकर केंद्रीय मंत्री ने यूपीएससी से वो विज्ञापन रद्द करने को कहा। जितेंद्र सिंह ने ये पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के बाद लिखा। एक आदेश के तहत ये जो विज्ञापन निकला था, इसको रद्द किया जाता है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देती है। आपके घटक दल आपसे नाराज थे। मोदी 3.0 में आपको बार बार ऐसे फैसले देखने को मिलेंगे जहां पर सरकार बैकफुट पर जाएगी। सरकार ने राज्यसभा में पिछले साल ये जानकारी दी थी कि सीधी भर्ती के जरिए पिछले 5 वर्षों में 63 नियुक्तियां की गई, जबकि इस समय 57 प्रोफेशनल्स अलग अलग मंत्रालयों में कार्यरत हैं। चंपाई सोरेन दिल्ली से कोलकाता रवाना हो गए। बीजेपी नेताओं से उनकी मुलाकात नहीं हुई। रांची में हेमंत सोरेन से चंपाई समर्थक विधायकों ने मुलाकात की। बीजेपी में जाने और नहीं जाने की सियासी अटकलबाजी के बीच चंपाई सोरेन दिल्ली से कोलकाता के लिए रवाना हो गए। झारखंड के पूर्व सीएम की दिल्ली में अमित शाह या किसी दूसरे दिग्गज बीजेपी नेता से मुलाकात नहीं हुई। एक्स पर पोस्ट कर चंपाई सोरेन ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को अफवाह बताया। चंपाई की इस सफाई के बाद भी उन पर सियासी अटैक जारी है। चंपाई सोरेन जी को इन्होंने ट्रैप कर लिया। झारखंड के अच्छे और बड़े नेता थे, किस तरीके से ये सत्ता लोलुपता के तहत जो है आपने विद्रोह कर दिया। कोल्हान इलाके से जेएमएम के 4 विधायक रांची में सीएम हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचे। इन विधायकों को चंपाई समर्थक माना जाता है। विधायकों ने सीएम से मुलाकात के बाद जेएमएम में ही रहने की बात कही। जेएमएम के साथ है, गुरुजी के साथ है, हेमंत बाबू के साथ है, यही मेरा राजनीतिक पाठशाला है। चंपाई क्या करेंगे ये अभी साफ नहीं है। वहीं बीजेपी कह रही है कि चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया के जरिए जो सवाल उठाए थे, उन सवालों से बचने के लिए बगावत की अफवाह जेएमएम की ओर से फैलाई गई। 32 साल बाद देश के सबसे बड़े ब्लैकमेल कांड में फैसला आ गया है। अजमेर रेप केस के 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 5-5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। कोर्ट ने नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहेल गनी, सैयद जमीर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सजा सुनाते वक्त 6 आरोपी कोर्ट में मौजूद थे। न्यायालय ने सभी 6 अभियुक्तगण जिनके विरुद्ध विचारण चल रहा था, सभी को आजीवन कारावास से और प्रत्येक अभियुक्त पर 5 लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। 6 आरोपियों पर 23 जून 2001 को चार्जशीट पेश हुई थी। इसी साल जुलाई में सुनवाई पूरी हुई थी। 1992 में 100 से ज्यादा कॉलेज गर्ल्स के साथ गैंगरेप की वारदात हुई। छात्राओं के न्यूड फोटो सर्कुलेट कर ब्लैकमेल किया गया। फोटो वायरल होने के बाद 6 लड़कियों ने सुसाइड कर लिया था। मामले में 18 आरोपी थे। 4 सजा भुगत चुके हैं। 4 को हाई कोर्ट दोषमुक्त कर चुका है। एक ने 30 साल पहले केस के दौरान ही सुसाइड कर लिया था। 2 आरोपियों पर लड़के से कुकर्म का केस चला। इनमें एक सजा भुगत चुका है और एक पर केस चल रहा है। इस मामले में एक आरोपी अब तक फरार है, जिसे कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर रखा है। खास बात यह है कि पुलिस के पास आरोपी की कोई नई या लेटेस्ट फोटो तक उपलब्ध नहीं है। आज भी पुलिस 32 साल पुरानी एक तस्वीर के जरिए आरोपी की तलाश कर रही है। देश भर में आसमानी आफत का कहर बाकी है। तेलंगाना में तेज बहाव में स्कूटी सवार बह गया तो सिक्किम में लैंडस्लाइड के बाद पावर स्टेशन तबाह हो गया। शोर हुआ, धुआं उठा और एक पल में पूरा पहाड़ धराशायी हो गया। कुदरत के खौफनाक रूप की ये तस्वीरें सिक्किम की हैं, जहां लैंडस्लाइड से जबरदस्त तबाही हुई है। लगातार बारिश के बाद कमजोर हो चुका पहाड़ चट्टानों का बोझ नहीं सह पाया और भरभरा कर धराशायी हो गया। गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन NHPC तीस्ता स्टेज 5 बाद का पावर स्टेशन पूरी तरह तबाह हो गया। उत्तराखंड में भी बारिश कहर ढा रही है। टिहरी के कुमारला में नाले का जलस्तर बढ़ने से अस्थायी पुल टूट गया। नाले से दूसरी ओर बने रिसोर्ट में 5 पर्यटक और 9 स्थानीय लोग फंस गए थे। खबर मिलने के बाद SDRF की टीम ने रस्सी के जरिए सभी को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। तेलंगाना में भी मानसून पूरे मूड में है। मेडचल जिले में तो बारिश के बाद सड़कें तालाब और नदी बन गई। पानी के बहाव के विपरीत एक शख्स ने स्कूटी दौड़ाने की कोशिश की तो बहाव में बह गया। कुछ लोग बचाने दौड़े और मशक्कत के बाद शख्स को निकाला। देश की राजधानी दिल्ली समेत आज पूरे NCR में जमकर बारिश हुई। सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से दफ्तर जाने वाले लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी।
मुंबई के मशहूर चित्रा सिनेमा घर में एक्टर विक्की कौशल ने दर्शकों के बीच बैठकर देखा अपनी नई फिल्म छावा का टीजर। इस मौके पर विक्की कौशल ने छत्रपति संभाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम का जयकारा भी लगाया। बड़े पर्दे पर दिखाई जा रही थी फिल्म छावा की झलकियां और थिएटर में दर्शकों के बीच बैठे थे अभिनेता विक्की कौशल। अपनी नई फिल्म के प्रमोशन के लिए विक्की कौशल डायरेक्टर लक्ष्मण उत्तेकर के साथ टीजर देखने एक थिएटर में पहुंच गए, जहां विक्की ने छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के नाम के नारे भी लगाए। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति संभाजी महाराज की हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म छावा छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज की शौर्य गाथा पर आधारित है। विक्की कौशल ने मुंबई के चित्रा सिनेमा के बाहर दर्शकों की मौजूदगी में फिल्म छावा का एक लार्जर देन लाइफ पोस्टर भी जारी किया। फिल्म छावा इसी साल 6 दिसंबर को रिलीज होगी और सोमवार को इस फिल्म के टीजर के रिलीज के साथ ही इस फिल्म का प्रमोशन जोर शोर से शुरू हो गया है। देहरादून में रोडवेज की बस में लड़की से गैंगरेप की जांच एसआईटी के हवाले। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देहरादून के इसी अंतर्राज्यीय बस अड्डे यानी आईएसबीटी में 13 अगस्त की रात एक सरकारी बस के अंदर 16 साल की एक लड़की से गैंगरेप हुआ। लड़की आंशिक तौर पर मानसिक रूप से विकसित बताई जा रही है, जो पंजाब की रहने वाली है। वो पंजाब से दिल्ली होते हुए देहरादून पहुंची थी। आईएसबीटी में एक गार्ड ने उसे बदहवास हालत में देखा और पुलिस को खबर की। बाद में जब लड़की की काउंसलिंग की गई तो वारदात का पता चला। गैंगरेप में 2 बस ड्राइवर, एक कंडक्टर, एक क्लीनर और एक कैशियर शामिल था। इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे पास 3 बस के ड्राइवर, एक कंडक्टर और एक कैशियर जो कैश कलेक्शन का काम करता है, उसकी संलिप्तता इस बात में प्रकाश में आई थी, तो 5 लोग को राउंड अप करके हिरासत में ले लिया गया। इस मामले की जांच के लिए एसपी सिटी के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल रात 9:40 पर फिर होंगे हाजिर। खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।